बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर फजल शहबाज खान। एक बार फिर अपने नए पार्ट के साथ हाज़िर हूं और नहायत जल्दी में हाज़िर हो गया, तो मैंने यहाँ पर आपका पार्ट नेम लिखा तक नहीं है। सो लेट मी राइट दिस फर्स्ट एंड टू डू इट वेरी वेरी फास्ट। This time it is your part number 6, and as we continue to the same section without any delay, so that in the same part not only are we able to should we be able to complete the words from D, but to go to another letter as well. Let's get down to the business end. So this time the word that I have chosen is exactly adjective, so I am not removing this, but I am going to remove the rest of the things. So it is going to be word number 37, and the word this time is diligent. How do you read this? इट्स नॉट डेलिजेंट। हमारे बचपन की कई गलतियों में से सौगात कह लें ऐसी है कि हम डिस्क्रिप्टिव में फंस जाते हैं कि DES लिखें या DIS। तो प्रोनाउंसिएशन में कभी फ़र्क होता है नहीं होता, लेकिन स्पेलिंग देखनी पड़ती है। यहाँ तो चलो प्रोनाउंसिएशन में भी फ़र्क है। इट्स नॉट डेलिजेंट, पढ़ने वाला इसको डेलिजेंट भी पढ़ता है। इस डेलिजेंट एटीट्यूड एडजेक्टिव है तो डिफाइन कर रहा है, तो बोल दिया कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा है, बट दैट्स नॉट इवन डेलिजेंट, दैट्स डिलिजेंट। डिलिजेंट जैसे डेफिनेशन नहीं होता, NA लिखकर जो हम आगे लिखते हैं ना, दैट्स नॉट डेफिनेशन, इट्स डेफिनेशन। डेफिनेशन पढ़ते पढ़ते डेफिनेशन हो जाता है, एक ही बात है। तो डिलिजेंट किसे कहा जाता है, आइए इसकी मीनिंग देखते हैं। द वर्ड डिलिजेंट हियर मीन्स टू बी इंडस्ट्रियस। आपको अगर सर ये तो और मुश्किल हो गया। किस बात की मुश्किल भाई? प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा में चैप्टर 1 में ही पढ़ा था, खैर छोड़ दें। जैसे बात हो रही थी ना, अटैशीज आर इंडस्ट्रियस। जो ख़जानची होते हैं वो बड़े मेहनती होते हैं, मेहनती। और शुड आई से हार्ड वर्किंग, आसान कर दिया। चलें, ऐसे बहुत से वर्ड हैं। अब पता है क्या, इस वक्त तो नहीं, लेकिन कभी जब आप ऐसे ही बैठे हैं तो किसी एक वर्ड को गूगल में लिख कर देखें। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा। और देखें उस पर कितने सारे सिनोनिमस वर्ड्स आते हैं। ईजीएस्ट वे टू डू रिसर्च एंड टू गेट मोर ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, सिनोनिमसली। बट ताला मैं खोल रहा हूँ, रूम आप अपने लिए खुद एक्सप्लोर करिए। सो द वर्ड डिलिजेंट मीन्स मेहनती या खूब मेहनत करने वाला। मिसाल के तौर पर एक जुमला है, ये जुमला अपने ऊपर लिख रहा हूं मैं। द डिलिजेंट रिसर्चर, हम रिसर्चर कहते हैं ना, रिसर्चर, तो हमें रिसर्चर ही पढ़ना चाहिए तरीके से। जैसे रिसर्च होती है तो रिसर्चर, हम रिसर्चर कहते हैं, गलत हो जाता है। द डिलिजेंट रिसर्चर ट्राइड his best by helping his students। कॉजेटिव का टॉपिक पढ़ाया था, आपको याद होगा। अब हेल्पिंग लिखा है, his students। अब मैं टू लगाना चाह रहा हूँ और फिर फर्स्ट फॉर्म, लेकिन मैं उस इन्फिनेटिव के बजाय बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करूंगा, टू हटा दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, द डिलिजेंट रिसर्चर ट्राइड हिज बेस्ट बाय हेल्पिंग हिज स्टूडेंट्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स इन हैंड। इन हैंड कहते हैं एक ऐसे फ्रेज को जो उस मौके की हो, हाथ में उनके जो मसाइल हैं, यानी जिसको लेके वो खड़े हैं। मैं करता रहता हूँ अपने बच्चों की ना, मैं एक रिसर्चर हूँ, आई एम टाइप ऑफ अ रिसर्चर हु हैज़ नॉट डन
The personal researches, not at all, but has actually helped a lot of people in completing their research papers. तो मैं लोगों की research papers present करता है, तो मेरे अपने अब तक इतने सारे हैं नहीं, कोई बात नहीं, करूँगा इंशाल्लाह. So that's the sentence, you can see that. And as we move on to the next of the words, however, and getting down to the business end and to do it fast, एक बड़ा अच्छा सा word है जो कि probably verb होगा, मेरे जहन में आ गया, और मैं उसको as word number 38 यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ. Since it's a verb, so I've removed this. Sentence देख रहे हैं तो एक नज़र देख रहे हैं. I'm going to remove this as well. So that is going to be our word number 38. The word this time is, और से देखिएगा, disdain. एक ऐसा वर्ड जो आपके कोर्स में, if I'm not wrong, कहीं नहीं है, but a type of a word which is actually used more in your aptitudes level and in test levels. हैरत की बात है ना, क्योंकि वर्ड बड़ा कॉमन है, यूज आपके बुक्स में नहीं हुआ है, वो एक अलग बात है. The verb is none other but a verb. It's an action. Disdain, और disdain का जो लफ्जी मतलब है वो भी आपके सामने लिखता चलूं. Here it means to humiliate or to scorn or to hold someone in the low or perhaps the lowest esteem. ठीक है जी, नए वर्ड्स भी मिल रहे हैं और मीनिंग्स तो खैर आप सीख ही रहे हैं, समझा भी देता हूँ. किसी को जलील करना, किसी को हकारत भरी नज़र से देखना, किसी को हकीर तरीन दर्जे में रखना, it is someone to disdain the person. For example, the sentence is, if you cannot assist someone or somebody, इसका हाथ क्या मतलब भी है, अगर किसी का हाथ नहीं बढ़ा सकते, you do not deserve to disdain. वर्ब है ना, फॉर्म वाइज फर्स्ट फॉर्म, टू disdain him. अब एक बंदे के लिए मैस्कुलिन में बात हो तो हिम, फेमिनिन में बात हो तो हर. ठीक है, अ सेंटेंस कैन बी लाइक, अगर मदद नहीं कर सकते तो भाई तुम किसी को जलील करने का हक भी नहीं रखते. सो दैट्स वेयर वर्ड नंबर 38 इज डन. एंड नाउ द वर्ड come to another section, and this time again it's another word, another verb. मैं जल्दी जल्दी अगर मैं मिटा रहा हूँ, वैसे तो मैं देर ही कर रहा हूँ, तो आप पाउस कर सकते हैं और मुझे रोक सकते हैं जहाँ पर भी आप चाहें. So let's talk about word number 39, or probably the second last words in a list that I have proposed to you for every letter to be at least 10, and this time the word is गौर से देखिएगा इस वर्ड की स्पेलिंग को. The word itself, as you would like to pronounce it, is none other but divulge. अच्छा, divulge क्या मतलब होता है? Divulge का मतलब हाथ के हाथ लिख लेते हैं. The meaning of the same word is to reveal some
हिडन और लॉस्ट सीक्रेट। मैं सिर्फ सीक्रेट लिख रहा हूँ, ये जो हिडन और लॉस्ट मैंने आपसे कहा है ये मैं आपको समझा देता हूँ। यानी कि कुछ आप राज ओपन करें, सो दैट इज टू ओपन इट, दैट इज और इन अदर वर्ड्स सिंपली टू रिवील इट। छोटी सी बात थी, मतलब खामखा छुपाई थी, खोल दी। डाइवर्ज करने का मतलब होता है कि एक ऐसी बात कि जिसके लिए किसी ने किसी से वादा तक किया हो कि नहीं यार ये बात बस बेफिक्र है मुझ तक रहेगी, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं किसी को ये कंसर्न नहीं दूंगा, कोई बात नहीं बताऊंगा। ये कहने के बाद आपने राज खोल दिया। हिडन सीक्रेट हिडन ही होता है, लेकिन लॉस्ट जिसको हटाना था, जो आप भूल चुके थे, आपने उसको अचानक खोल दिया। मतलब कहीं ना कहीं गलत करना, राज फाश करना गलत नहीं है अगर ज़रूरत है तो, लेकिन वादा खिलाफी करते हुए राज फाश करना इज अगेन टू डाइवर्ज। जैसे मिसाल के तौर पे या एक जुमला हो सकता है, माय फ्रेंड, किस फ्रेंड का नाम लूँ यार, चलो फर्जी नाम ले लेते हैं, यासिर। नहीं, कोई दोस्त मेरा यासिर नहीं है। माय फ्रेंड यासिर लव्स टू divulge the history of everyone's life. Shouldn't be doing. If you do this the same way, you shouldn't be doing. मेरा एक दोस्त है यासिर, जिसे लोगों की तारीख़ या उनकी बहुत पर्सनल लाइफ को खोल के रखना और उनमें घुसना, उसके राज फाश करना उसे बड़ा पसंद है। He enjoys that. So to go to the last word of D, before you definitely write this one down and to do this fast, and to add that, एक कॉमन वर्ड है जो कि फिज़िकली भी हम इस्तेमाल में ले लेते हैं बोलने के लिए, ज़ाहिर है किसी को एक्सप्लेन करने के लिए, और किसी एक्टिविटी में स्टॉप लगने पे भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। दिस टाइम इट इज़ अ न्यू नंबर, ऑफ कोर्स लेट मी राइट द नंबर सो दैट आई कैन राइट थिंग्स अकॉर्डिंगली। दिस टाइम दिस इज आवर वर्ड नंबर 40 and that's where we end the portion of D. All right, so the last word of D, and in total that's word number 40, and this time the word is very common and very useful even in your personal life. The word is dormant. Dormant. सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आपको लगता है ये वर्ड dormant. Of course, adamant और complacent, ऐसे जितने भी वर्ड हैं वो किसी नाउन को ही डिफाइन करते हैं। तो जाहिर है कि अगर ये नाउन को डिफाइन करा तो फिर होगा क्या? It's none other but adjective again. So now the same word dormant means actually for someone's condition, किसी की हालत को देखकर कहा जाए, या मसलन किसी काम को जो चलते चलते रुक जाए, आगे चलेगा लेकिन फिलहाल रुक गया, ऐसे रुक गया कि चल नहीं रहा, जैसे कोविड ने सब कुछ रोका हुआ था। तो ऐसे में अगर कोई चीज़ सुस्त पड़ी हुई नजर आए, ठंडी पड़ी हुई, asleep, या जिसके लिए मैं कह सकता हूँ जो एक्टिविटी बेस्ड अगर हो तो वो हो टेम्परेरीली, परमानेंटली नहीं, टेम्परेरीली इनएक्टिव,
जैसे बैंक अकाउंट होता है ना, आप उस बैंक अकाउंट पे ट्रांजैक्शंस करते करते अचानक से ट्रांजैक्शंस छोड़ दें, साल 2 साल, लिमिट जितनी जहाँ तक हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप साल भर ट्रांजैक्शन नहीं करते कुछ बैंक्स में, तो आपका अकाउंट डोरमेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। डोरमेंट अकाउंट है, क्यों? कोई एक्टिविटी नहीं। मसलन the bank manager finally reported the dormant यानी inactive accounts of his clients। बहुत अरसे बाज़ लोग वेट करते हैं कि जब कोई नहीं रिस्पॉन्ड करता तो फिर रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है कि इस अकाउंट को डोरमेंट डिक्लेयर किया जाए और इसकी एक्टिविटी को फ्रीज कर दिया जाए। ठीक है, सो दैट्स वर्ड नंबर 40 एंड दैट्स वेयर वी एक्चुअली एंड द पोर्शन ऑफ डी। और अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने ई पार्ट पर। तो मैं बिना किसी वक्त के ज़िया के, ऑफ कोर्स वक्त बहुत कीमती है, मैं बढ़ जाता हूँ अपने सेक्शन की तरफ। एंड हियर आई राइट वर्ड्स ऑफ ई एट द मोमेंट। तो अब मैं लेने जा रहा हूँ अपने ई सेक्शन के वर्ड्स, और सॉरी इसको एक नज़र देख लें। और वर्ड नंबर 40 में अभी मैं लिखूँगा, इसको एक नज़र देख लें। Now let's get down to the business end immediately. Of course आप इसे पाउस कर सकते हैं। Oh God, मैं एडजेक्टिव लिखना चाह रहा था, फिर मिटा दिया। Well, चलें जी, the new section and of course to say the least the new part. Of course this time it is our word number 41 and it is to be from letter Z. So the first word I should get is, or should I, बहुत सारे words निकालना, it's like the word is, कभी नहीं सुना होगा आपने, I bet। Read this one out. The word is ebullient. Ebullient, थोड़ा सा दबा के पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। Ebullient probably is the newest word you have come to know right now, and by its ending of course, यहाँ इसकी मीनिंग पता हो या ना हो, एंडिंग देखकर ये डिफाइनिंग वर्ड है, इस पर तो कोई डाउट नहीं। सो इट्स अ डिफाइनिंग वर्ड, और इसका जब मतलब मैं आपके सामने लिखूंगा तो आप हो जाएंगे हैरान हक्का बक्का। द वर्ड इटसेल्फ इज वेरी कॉमनली यूज्ड एज enthusiastic, जज्बे से भरपूर, और शुड आई से पैशनेट। आई बेग यू पार्डन, क्या लिख रहा हूं मैं? जहन में पैट्रियोटिक जैसी कोई चीज चल रही है और मैं लिख रहा हूं। सो द वर्ड मीन्स either enthusiastic or passionate, but any such word that can suit or match the meaning of ebullient will do, such as zealous or most cherish। किसी बंदे को देखा जाए जिंदगी से भरपूर, pretty lively, or in other words बहुत ज़्यादा jubilant, joyous। ये सारे जो words हैं ये of course जो हैं ये ebullient को define करते हैं। ebullient again, and the sentence perhaps can be
when taken a long time, the days of independence draw near. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को तो हमेशा साथ साथ रखा करें. डे होता तो ड्रॉज हो जाता, डेज है तो ड्रॉ होगा. इंडिपेंडेंस को देख के हमें वर्ब का फैसला नहीं करना है. ऑफ के पहले जो नाउन होता है वो काउंट होता है, ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो काउंट. हाँ, अगर ऑफ के पहले एडजेक्टिव है और यहाँ नाउन है, सम ऑफ, तो फिर ये काउंट होगा. ये इंग्लिश के रूल्स हैं. व्हेन द डेज ऑफ इंडिपेंडेंस ड्रॉ नियर, दी वर्ड यही लिख रहा हूं, ebullient chops, ये भी एक अच्छा वर्ड है. चॉप्स यानी कि स्टीम्स, या जो आपके अंदर एक पोर्शन है जो अपील करता है कुछ करने के लिए, उसको चॉप्स कहते हैं. When the days of independence draw near, the ebullient chops of patriotism of everybody becomes pretty visible जैसे जैसे आज़ादी के दिन करीब आते हैं, जो जज्बे से भरपूर जो अलामात हैं हुब्बुल वतनी की हर एक में, वो बिल्कुल दूर से ही नज़र आना शुरू हो जाती हैं. नाउ दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स ऑफ ई, एंड एज वी मूव ऑन टू मोर ऑफ इट इन दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर. Now the next word do we have is of course a defining word again, and to be the word number 42. Now this time it is word number 42 in the section of E, and the word itself is again a defining word of any noun, is elated. I'm sure ये word आपने बहुत बार पढ़ा है. जहाँ कई words ऐसे निकले कि आपने पढ़े ही नहीं, यहाँ पे ऐसे एक word को देखते हैं जो बहुत पढ़ा है. एक होती है खुशी, एक होती है थोड़ी और खुशी, एक होती है इतनी खुशी कि संभाले ना संभाली जाए, तो हम उसे कहते हैं बीइंग ओवरजॉयड, बहुत खुश, और शुड आई से बीइंग थ्रिल्ड. ओवर एक्साइटमेंट को, ओवर जॉयंस को और थ्रिलर को जब आप फील करते हैं, सो यू अपीयर टू बी इलेटेड. अ स्मॉल किड एब्रप्टली, चले ये भी एक अच्छा वर्ड मिल गया, इसका मतलब होता है सडनली, अचानक से. अ स्मॉल किड एब्रप्टली got elated having found his father after ages, means after a long time. एक छोटे से बच्चे को अचानक से
शदीद खुशी का झोंका मिला जब उसने अपने वालिद को काफ़ी लंबे अरसे के बाद वापस आते देखा। आर्मी में जो लोग होते हैं और जिन लोगों की पोस्टिंग अब्रॉड होती है, अब्रॉड तो नहीं कहूँगा, किसी और शहर में होती है, आउट ऑफ द टाउन होती है, तो फिर वो जब अपने घर लौटते तो महीनों बाद लौटते हैं, कभी कभी सालों बाद, तो फिर बच्चों की हालत बड़ी देखने से ताल्लुक़ रखती है। सो सच इज़ द वर्ड रिलेटेड शुड बी यूज्ड कॉमनली when it comes to the usage of them, and I would like to add a few more words to the list, and I've got a great number of words. A common word which is perhaps to me a very common word but not probably to you is our word number 43. So this is going to be word number 43, and the word this time is a verb, very common. इस नाम से चीज़ें आती हैं, कोई I think दूध का नाम भी है, ये किसी चॉकलेट का नाम भी है, मगर एडजेक्टिव कैसे सेंस में वर्ब है जो मैं देना चाह रहा हूँ, बड़ा यूज होता है। इट इज़ अ वर्ब एक्शन। कैन यू गेस? ऐसे ही आपको कुछ सेकंड्स दे रहा हूँ, काश कि आप सामने मेरे बैठे हों तो मैं आपसे डिस्कस करूँ। इंशाल्लाह बैठेंगे तो भी डिस्कस कर लेंगे। नाउ द वर्ड इज एस्पाउस। कैन यू गेस? कैन यू टेल मी? अ फ्यू सेकंड्स इन एंड इट इज काउंटिंग एट द मोमेंट, सो इन बिटवीन वी कैन इवन टॉक अबाउट इट। सो द वर्ड एस्पाउस सुना ही नहीं होगा, आसान सा मतलब है। मसलन हमें से कितने ऐसे लोग होंगे जो लोगों की मदद करना चाहें। एक होता है कि मदद करने के लिए खड़े हो जाना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक होता है कि अंदर से एक जज्बा महसूस करना और फिर मदद करने खड़े हो जाना। टू टेक अप अ कॉज, किसी कॉज को अपने हाथ में ले लेना। ठीक है, इस यतीम बच्चे की किफ़ालत आप नहीं कर सकते, मैं कर लूँगा, इसकी कस्टडी मुझे दे दें। और सच है, पाकिस्तान में जो ऑर्फनेजेस बने हुए हैं छोटे छोटे बच्चों के, अगर हम में से सारे जिनके 2-3 बच्चे हैं, अगर फॉर एग्जांपल अपनी बात कर रहा हूँ, वो चाहें तो किसी को ऑर्फनेज से अटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं ये सोचता हूँ, मैं खुद इस पर अमल नहीं कर पाया, लेकिन हमें करना चाहिए ताकि कर्ज जो मार्केट में है वो ख़त्म हो, कुछ तो बेहतर हो। So to take up a cause, such is a cause, and actually to support out of nowhere. For example, the rich community should espouse the poor to the fullest। जो अमीर लोग हैं उनके पास एक्सक्यूजेस ज़्यादा होते हैं, ये सच और कड़वा सच है, लेकिन सच ये होना चाहिए कि अमीर लोगों के पास ही एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। तो जो अमीर लोगों की कम्युनिटी है उन्हें चाहिए कि वो गरीबों की बढ़ चढ़ कर इमदाद करें, अपने हाथ में लेना ये केस। सो दैट इज़ वर्ड नंबर 43, एंड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड अ फ्यू मोर टू कम। Another, a word that is taken from perhaps the novel, and this time it's not a verb. Beg your pardon. As to be our word number 44. The word is
एपिटॉमी, एक पॉइंट पर कि जहाँ पर रूडोल्फ रेसेंडल पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ एज रूडोल्फ एल्बर्ट जब ब्लैक माइकल से लड़ने के लिए मिशन पे जा रहा होता है तो मार्शल पे ट्रस्ट करता है, उसके पास जाता है और जब वो मार्शल से उसकी तारीफ़ें, मार्शल के मुंह से अपनी तारीफ़ें सुनता है तो कहता है बी दैट माई एपिटैफ। एपिटैफ, तो एपिटैफ और एपिटॉमी एक ही है। तो मुझे एकदम से याद आया कि मैं उसको रिलेट करता हूँ प्रिंसिपल जेंडा से। ये वर्ड यूज़ नहीं हुआ लेकिन बहरहाल एपिटैफ और ये बिल्कुल सेम है। तो मैं एपिटैफ लिख देता हूँ। सॉरी, मैंने फिर वर्ड पहले लिख दिया, मिटाया नहीं। सो द वर्ड एपिटॉमी इज एक्चुअली अ नाउन जिसकी मीनिंग की लिस्ट में मैं एक ऐसा वर्ड भी लिख रहा हूं जो कि खुद एक वर्ड है, एंड दैट इज एपिटैफ। TAPH, एपिटैफ। एपिटैफ कहा जाता है किसी लेगेसी को, ठीक है ना, किसी रोल मॉडल होने को। या अब अगर एपिटॉमी के सेंस में ही खासतौर पे रख के बात की जाए आसान करने के लिए, सो हम ये कह सकते हैं टू बी एग्जाम्पलरी, यानी मिसाली, ठीक है, मिसाली साबित होना। साथ साथ नोट भी करते रहिएगा। एपिटैफ या किसी तरह से मिसाली साबित होना इज व्हाट शुड बी द वर्ड। अ परफेक्ट एग्जाम्पल वी कैन इवन से दैट। और एम्बॉडीमेंट बनना, किसी के लिए जो है वो रोल मॉडल बनना, ये सारी इसकी मीनिंग में आती हैं। एंड द सेंटेंस प्रॉबेबली कुड बी कायदे आज़म कायदे आज़म्स ultimate will, that is marzi mansha, will of freeing the Muslims became the epitome of success। कामयाबी की मिसाल कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ना हिलने वाली मर्जी कि जो मुसलमानों को आज़ाद करने की थी, वो कामयाबी की मिसाल बन गई। एंड प्रॉब्ली मोर वर्ड्स टू कम दिस वे, बट एट द सेम टाइम आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह। ये पार्ट बहुत बड़ा हो गया और हमने कवर कर लिया अप टू 44। एज टू गो टू आवर पार्ट नंबर 7, विल कंटिन्यू द सेम लिस्ट। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।